अहम खबर है आपको दें, तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर से काबुल के लिए रवाना हो गए हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर खुसूसी तैयारी के जरिए काबुल पहुंचेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हबीब अकरम साहब। हबीब साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ज़राए इस हवाले से क्या बता रहे हैं। देखिए, अहम तरीन बात तो यह है कि इस वक्त काबुल में कोई भी आला क़यादत उनकी तालिबान की मौजूद नहीं थी और तालिबान का सारा सिलसिला जो था वो कतर से ही चल रहा था। आप यूँ कहिए कि रिमोट कंट्रोल के जरिए एक हुकूमत चल रही थी और जाहिर है तालिबान की तंजीम चूंकि काफी मजबूत है इसलिए वो खला महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब दुनिया से चूंकि मामला तय करने हैं और हुकूमत को नई हुकूमत का ऐलान भी करना है तो उसके लिए मुल्ला गनी बिरादर वहाँ पे मुशावरत में मसरूफ थे कतर में दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से, दुनिया के मुख्तलिफ सफारतकारों से। तो आज वो रवाना हो गए हैं वहाँ से और आज रात तक वो किसी वक्त पहुंच जाएंगे, यानी आज रात के इब्तदाई हिस्से में वो काबुल में होंगे और फिर पूरा प्लान जो है वो तैयार हो चुका है और फिर उन्होंने मुल्ला हैबतुल्लाह से भी राब्ता कायम करना है काबुल पहुंच के। और आज पहली बार हम देखेंगे कि काबुल की हुकूमत बाकायदा तौर पर एक काम करती हुई नजर आएगी। मेरी मालूमात ये है कि आज रात को ही, यानी जब ये सब लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वहाँ एक इजलास के बाद बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि आइंदा अफगानिस्तान का लाया अमल क्या होगा। तो आज के सिनेरियो में जो जिस तरह एक फ्लूइड सिचुएशन है अफगानिस्तान में, आज उसका खात्मा होने जा रहा है। अब देखना ये है कि आइंदा जब वो आइंदा लाया अमल का जो ऐलान है वो क्या करते हैं और किस तरह उनकी हुकूमत जो है वो मार्ग वजूद में आती है। बहरहाल इसके लिए अब जो सारी दुनिया इंतजार कर रही थी वो इंतजार में अब चंद ही घंटे रह गए हैं उस इंतजार के खात्मे में। बिल्कुल, उस इंतज़ार के खात्मे में चंद ही घंटे बाकी हैं। हबीब अकरम साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो इंतज़ामी नस्ब व नस्ब वो संभालेंगे बाकायदा तौर पर, दूसरा पूरी दुनिया से जो रवाबित कायम करना चाह रही हैं तालिबान, उसके लिए क्या तैयारियाँ जारी हैं इस पर? देखिए, अहम तरीन बात यह है कि मुल्ला गनी बिरादर चूंकि तमाम तर सफारतकारी की खिदमात जो है उन्होंने सर अंजाम दी हैं, उनके बारे में अगर ये कहा जा रहा है कि वो शायद आइंदा अफगानिस्तान के सदर बन जाए, लेकिन मैं तालिबान जराए अभी इस खबर की तस्दीक नहीं कर रहे। उनका ख्याल यह है कि जिस तरह मामला पहले चलते थे, यानी पहले मुल्ला उमर के जमाने में, कि जिस तरह वो अमीर थे अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान के और वो कंधार में बैठते थे और उनके नुमाइंदगान काबुल में रहते हुए हुकूमत चलाते थे, शायद आइंदा भी ऐसा ही सिस्टम वो चलाएं कि जो मुल्ला हैबतुल्लाह खुलजादा हैं वो बदस्तूर रहबर का काम करते रहें और उनके तमाम नुमाइंदगान जिस तरह कमीशन उन्होंने बना रखे हैं उन कमीशन के सरबराहान जो हैं वो वज़रा की शक्ल इख्तियार कर लें और फिर उसके बाद आगे चलना शुरू हो जाए काम। लेकिन बहरहाल तालिबान के विदिन तालिबान ये भी एक बात चल रही है कि हम बजाय इसके कि अमीर का लफ्ज इस्तेमाल करें, हम एक शख्स को सदर बना दें और जो ईरान वाला जो सेटअप है उसको किसी न किसी दर्जे में इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ एक ये बात भी हो रही है कि वहाँ पे जो मुल्ला याकूब हैं, जो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, उन्हें भी कोई किरदार मिलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मेरी मालूमात जो अब तक है वो ये है कि उनका जो किरदार होगा वहाँ पर वो कुछ फील्ड कमांडर का नहीं होगा या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट का नहीं होगा बिकॉज ऑफ हिज एज, और उनकी जो खिदमात है जो तालिबान के लिए वो भी चूंकि अपने वालिद की निस्बत से तो जरूर है लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह दीगर ज़ुअमा की हैं। तो लिहाजा उन्हें जो किरदार दिया जा रहा है वो भी महदूद है और मुल्ला ज़ाकिर का नाम आ रहा है कि उनको अफवाज का सरबराह बना दिया जाएगा, यानी जो अफगान अफवाज होंगी जिसे आप तालिबान अफवाज भी कह सकते हैं। तो ये सारी अरेंजमेंट्स जो है वो आज शाम को वाज़ेह यानी अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद देखेंगे कि तालिबान ने जो वादे दुनिया से किए हैं वो उस पर कितना पूरा उतरते हैं। ठीक है हबीब साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तज्ज़ियाकार जनाब हसन अस्करी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हसन अस्करी साहब, आपको क्या लगता है अब क्या नई ऐसी हिकमत अमली है जो तय की जाएगी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की आमद के बाद? वो जो हिकमत अमली जो तय होनी है वो यही है ना कि गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना है और अंदरूनी तौर पर भी और बैन अल-अक़वामी सतह पे भी डील करने के लिए आपको एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जिसमें हायरार्की होती है, लीडर होते हैं आपके, जो भी आप उसको टाइटल दें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये बनाने पड़ते हैं कि ये आपके लीडर हैं जो ये फैसले करेंगे, ये इंतजामिया चलाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अब वो बाकायदा इंतजामिया को इंस्टॉल कर देंगे ताकि मुल्क के अंदर जो एक गैर यकीनी है वो भी ख़त्म हो जाए और बैन अल-अक़वामी सतह पर जो इस वक्त सोच है कि ये किस किस्म की हुकूमत होगी, क्या ये करेगी,
उस सोच को भी एड्रेस करने के लिए वो एक बाकायदा गवर्नमेंट इंस्टॉल करने की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। इसके बगैर उनके लिए स्टेट को चलाना मुमकिन नहीं होगा। अच्छा हसन अस्करी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यकीनन ये तो कुछ दिनों बाद ही मालूम हो सकेगा, लेकिन आपका अंदाज़ा क्या है, आपका तज्जिया क्या है, तर्ज़ हुक्मरानी क्या हो सकता है? क्या कोई सदारत के मनसब पर किसी को फाइज किया जाएगा या कमीशन बनाया जाएगा जो फैसले करेगा, क्या हो सकता है? देखिए, डेजिग्नेशन देने का फैसला तो मेरा ख्याल है कल तक वो हो जाएगा, लेकिन इनका जो निज़ाम है वो शुराई या कंसल्टेटिव अंदाज में चलता है। ऊपर के लेवल पे चंद एक लोग होंगे, एक से ज्यादा लोग होंगे जो एक्चुअल रन कर रहे होंगे हुकूमत को, और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस को जो है वो करेंगे। तहरीक तालिबान के जो असल लीडर आजकल हैं वो गालबन हुकूमत के स्ट्रक्चर का शायद हिस्सा ना हो, लेकिन जाहिर है उनका एक अपना वेट है जो अपनी जगह कायम रहेगा। लेकिन ये हुकूमत कंसल्टेटिव प्रोसेस से जॉइंट अंदाज में चलेगी। अगरचे लीडरशिप इनको डेफिनेट एक क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसको आप कोई भी टाइटल दे दें, सदर का दे दें, अमीर का दे दें, या जो भी आप काउंसिल के चेयरमैन का दे दें, वो कोई अहम चीज नहीं होती। लेकिन ये है कि आपके डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स का होना स्टेट चलाने के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक है। हसन अस्करी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हबीब साहब, आपकी जानिब एक बार फिर से आऊँगा। जिस तरह से आप बात कर रहे थे, आज हमने देखा बरतानवी अखबार की जानिब से भी दावा किया गया है, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन से अहम नाम होंगे जो शूरा कमीशन या जो भी हुकूमत बनेगी उसमें शामिल हो सकते हैं अहम ओहदों पर? देखिए, इसमें दो तरह के नाम शामिल होंगे। अगर पहले हम उस पैमाने को देख लें तो वो पैमाना होगा, एक वो लोग जिन्हें दुनिया जानती है, मसलन मुल्ला अब्बास शेर अब्बास स्थानगज़ई को दुनिया जानती है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को जानती है, मुल्ला जलील को जानती है। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया जानती है, और अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान के हवाले से इनकी एक शनाख्त मौजूद है। और दूसरी सतह पे वो लोग आते हैं कि जिनकी सिर्फ तालिबान के हवाले से अफगानिस्तान अंदरून मुल्क उनकी शनाख्त मौजूद हो। तो लिहाजा इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन रखना होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान को इमीडिएट जो चैलेंज है वो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी है। तो इंटरनल चैलेंज उनका ज्यादा बड़ा इसलिए है कि पूरी दुनिया के साथ उन्होंने कुछ वादे वईद कर रखे हैं जिन पे अमल दरामद करना है, और उन सारे वादे वईद पे अगर किसी के दस्तखत हैं या किसी ने उन्हें ज़बानी यकीन दहानी दुनिया को करवाई है तो वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का टाइटल चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सदर हो, चाहे किसी वजीर की हैसियत में हो या कुछ भी हो, तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बहरहाल एक बरकवी शख्सियत, एक बरकवी नौइयत का मकाम जो है इस हुकूमत में उनका होगा। इसी तरह फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने, अब जो कमांडर्स हैं जिन्होंने काबुल की सतह तक अंदर रहते हुए एक प्रैक्टिशनर के तौर पे ये सारे काम किए हैं, तो जाहिर है उन्हें भी सामने लाना होगा। फिर उसके साथ दूसरा अहम चीज है, अगरचे तालिबान ने इस मामले में अपनी पॉलिसी वाज़ेह रखी है कि वो बाकी जो वहाँ पे ताजिक हैं, उज़्बेक हैं या हज़ारा हैं, उनसे भी कुछ लोगों को लेंगे। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कितने लोगों को लेंगे। मिसाल के तौर पे ताजिक दूसरा बड़ा ग्रोह है पश्तून के बाद, तो ताजिकों में से कितने नुमाइंदे अफगान हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, और वो जो ताजिक हैं क्या वो लोग होंगे जो महज निशानी के तौर पर रखे जाएंगे, या उनकी वाकई बामानी स्टैंडिंग होगी ताजिकों के दरमियान अपने नस्ली ग्रोहों के दरमियान। क्योंकि ताजिकों में हमने देखा है कि मतलब अब इस वक्त कुछ दिन पहले तक इस्माइल खान उनके लीडर थे, और इस्माइल खान को वो अपना मिशर भी कहते थे, उनको अपना बड़ा समझते थे, लेकिन जिस अंदाज से वो फरार हुए हैं उनके बाद उनकी हैसियत किसने ली है। इसी तरह अब्दुल रशीद दोस्तम थे जो उज़्बेक और हज़ारा में बड़े मकबूल थे, क्या उनकी उन जैसा कोई शख्स जो वाकई जिसकी स्टैंडिंग हो उसकी, और उसको तालिबान अपने साथ शामिल करना चाहेंगे। तो ये अब सारे वो पॉइंट, ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें अमली सतह पर देखना होगा। कि तालिबान ने बज़ाहिर ये कहा है, जो कल सोहेल शाहीन साहब ने मुजीबुर रहमान शामी साहब से बात करते हुए अपने प्रोग्राम में कहा, और अकमल जामी से, कि उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को लेके आएंगे जो हमारे मेयार पे पूरे उतरते हों। तो अगर तो मेयार ये है कि महज निशानी के तौर पे सिंबॉलिकली उनकी प्रेजेंस रखनी है, तो फिर तो शायद तालिबान के सामने सबसे बड़ा जैगेंटिक टास्क जो होगा वो यही होगा कि किस तरीके से ताजिकों को और सब लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो बहरहाल ये अभी आज से मामला वाज़ेह होना शुरू होंगे, और देखते हैं कि फिर ख़वातीन के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी रहती है। क्योंकि वाज़ेह तौर पे यूरोप की तरफ से बिलखुसूस ये कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है
کہ ایسی حکومت جو آل انکلوسیو ہو اور اس میں خواتین کا بھی کردار ہو. تو کیا کسی خاتون کو وزیر کے رتبے پہ یا اس طرح کے کسی رتبے پہ لے کے آئیں گے؟ یہ وہ عملی مسائل ہیں جن کے جوابات آج سے آنورڈ ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے. بالکل، ان سوالوں کے جو جواب ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. حبیب صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. تجزیہ کار امتیاز گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کے وقت کا. سر، ملا عبدالغنی برادر کی کابل آمد کے بعد اگلا مرحلہ آپ کے مطابق کیا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں وہ تمام بیانیے کافی حد تک پاش کر دیے ہیں جو گھوم رہے تھے حقوق انسانی اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ کوئی ملٹری انٹرونشن کے ذریعے ہم حقوق انسانی کا تحفظ نہیں کر سکتے. دوسرا، میرا خیال ہے طالبان نے خود آج صبح اعلان کیا ہے، تمام خواتین سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی نوکریاں جاری رکھیں، جہاں جہاں سرکاری نوکری ہے یا پرائیویٹ نوکریاں ہیں ان کا مکمل ان کو یقین دلایا ہے. تمام نسلی لسانی قومیتوں کو بھی اقلیتوں کو بھی میرا خیال ہے پیغام دیا گیا ہے کہ آپ جو اپنے مطابق زندگی گزاریں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو کوشش کر رہے ہیں کہ خدشات کو اور خوف کو دور رکھیں. جہاں تک ملا غنی برادر کی آمد کا مسئلہ ہے، اگر وہ آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مستقبل کی جو سیاسی حکومت کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے وہ تقریباً اختتام کو پہنچنے والی ہے، کیونکہ اس میں حامد کرزئی صاحب بھی شامل ہیں، ڈاکٹر عبداللہ، حنیف اتمر وغیرہ جیسے لوگ ہیں. وہ تمام اس کونسل کا حصہ ہیں جس کی مدد سے نئی حکومت تشکیل دی جائے گی. تو ایسے لگ رہا ہے کہ سہیل شاہین صاحب جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے بتایا ایک دو صحافیوں کو کہ یہ بات چیت پائے تکمیل کو پہنچنے والی ہے اور جلد ہی ہم اس کا اعلان کر دیں گے. وہ جلد اب آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، یہ نہیں معلوم، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ابھی اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ طالبان کی سربراہی میں کوئی عبوری حکومت اور جس نوعیت کی بھی حکومت ہو وہ تشکیل دی جائے. باقی اب ظاہر ہے تمام تردار و مدار اس امر پہ ہوگا کہ کس حد تک طالبان کا عمل دخل ہوگا. مکمل طور پہ ان کی شرائط پہ یہ حکومت بن رہی ہے یا پھر وہ واقعتاً ڈاکٹر عبداللہ، حنیف اتمر جیسے لوگ اور صلاح الدین ربانی جیسے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ ان کی قبولیت پیدا ہو افغانستان کے اندر. کیونکہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں تو تقریباً 60% آبادی ایسی ہے جس کی نوجوان ہیں جو کہ 30 سال سے کم عمر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ہوئے ہیں اس تاثر کے ساتھ جنہیں بتایا گیا کہ طالبان دہشت گرد ہیں. تو اب ان لوگوں کے نزدیک طالبان کیسے قابل قبول ہوں گے، یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا اعتماد ہوگا، بہت بڑا امتحان ہوگا ان کا اعتماد حاصل کرنا. بالکل، اعتماد حاصل کرنا بھی بڑا امتحان ہوگا اور احساس تحفظ دلانا عوام کو یہ بھی بڑا امتحان ہوگا. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. حبیب اکرم صاحب آپ کے پاس آؤں گا. جس طرح سے آپ حوالہ دے رہے تھے ترجمان طالبان سہیل شاہین صاحب کے ایک بیان کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے معیار پر پورے اتریں گے انہیں شامل کریں گے، یعنی کہ فیصلہ کن اختیار ان کے پاس ہی ہوگا. ملا عبدالغنی برادر اور دیگر جو اہم رہنما ہیں ان کے پاس ہوگا، کرسی پہ چاہے جو مرضی. دیکھیے، طالبان ذرائع سے جو میری بات ہوئی جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ملا غنی برادر جو اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں وہاں سے، دیکھیے ان سے جب میری ڈیٹیل سے بات ہوئی تو وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مخصوص طریقہ کار ہے حکومت سازی کا اور طالبان کے اندر تمام تر گفتگو کرنے کا اور طالبان کے اندر فیصلہ سازی کا. تو وہ جو مخصوص طریقہ کار ہے وہ اب تک ہمارے سامنے اس طرح واضح انداز میں نہیں ہے. یعنی جس طرح ہمیں پتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے 342 لوگوں میں سے ایک ہوگا اور اس کو آدھے لوگ ووٹ کریں گے، لیکن اس طرح کا سسٹم طالبان کے اندر کیسے کام کرتا ہے وہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے جن طالبان کو ہم جانتے ہیں ان کا جو سسٹم تھا وہ پورے کا پورا دراصل کام کرتا تھا ملا عمر کے اشارہ ابرو پہ. ان ملا عمر تک تمام چیزیں پہنچائی جاتی تھی اور حتمی فیصلہ ان کا جو بھی ہوتا تھا اس کو قبول کر لیا جاتا تھا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملا عمر کے بعد یہ تیسرے امیر ہے ملا ہیبت اللہ، بیچ میں ملا اختر منصور ہے اور اب پھر ملا ہیبت اللہ ہے. تو ملا ہیبت اللہ نے بھی دنیا ان کے بارے میں بہت کم جانتی ہے، اگرچہ ان کی کچھ آڈیو ٹیپس مبینہ طور پر سامنے آئے ہیں. عید سے رات تو ان کے پیغامات ہی سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن اگین وہ آڈیو پیغامات ہوتے ہیں. وہ ان کے بارے میں طالبان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ افغانستان کے اندر مقیم ہے، لیکن کہاں مقیم ہے، ان کو کیسے ملا جا سکتا ہے، ان کا انتخاب کیسے ہوا تھا، وہ شورا کی کیا
कैफियत है जो दरअसल बुनियादी तौर पे तमाम तर फैसलों का मरकज है, तो ये हमें इस बारे में बहुत कम चीजों का पता है। तो आज जब ये हुकूमत में आएंगे, अगर मुल्ला गनी बिरादर आते हैं आज, तो उसके बाद कम से कम काबुल में एक ऐसा कांटेक्ट पॉइंट पैदा हो जाएगा जिसको देखते हुए हम मुस्तकबिल का अंदाजा कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में क्या सूरत होगी। ठीक है हबीब अकरम साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।